हेलो 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 हेलो। ठीक, 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आ गया? पास हो गए सारे? कोई ऐसा जो फेल हो गया हो? अरे पार्टी किसकी पार्टी? पास हो गए तो ये पार्टी तुम्हें देनी चाहिए कि मुझे देनी चाहिए? मीठा हो गया? कहां से हुआ मीठा? है? बता। हाँ मीठा यूं बोलना, मेरे को लगा मीठा हो गया, ये क्या है? मीठा? मीठा देख, मीठा किसे बोलते हैं पता है ना? समझ गया? हाँ। तो तू सेकंड डिवीजन तो नहीं है? हाँ, फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। अब फिर ठीक है, बहुत उम्दा। चलो, तो मिठाई विठाई लिया ना जो पास हो गए हैं सारे? ठीक है। अरे मैं तो नहीं खाऊंगा, मैडमों मैडमों के लिए लिया ना। बाहर वाली मैडम, बाय वाली मैडम के लिए नहीं लाना है। चलो इधर सुने। अरे लास्ट क्लास जो पढ़े थे वो एक बार जल्दी से रिवाइज करो। लास्ट क्लास अपन ने चार्जिंग के मेथड पढ़े थे। चार्जिंग के क्या पढ़े थे? मेथड। चार्जिंग के मेथड कितने मेथड पढ़े थे? 5। कितने पढ़े थे? 5। पहला मेथड था बाय फ्रिक्शन। क्या था? बाय फ्रिक्शन। अब जल्दी जल्दी से इसकी कंडीशन याद करो। बाय फ्रिक्शन से अगर दो बॉडीज को चार्ज करना है तो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट आता था। चार्ज क्या आता था? इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, जिन दो बॉडीज को बाय फ्रिक्शन चार्ज करना है उन दोनों का वर्क फंक्शन सेम होना चाहिए क्या अलग अलग? जवाब दो। अलग अलग। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, जैसे मान लो ए का यहां पे वर्क फंक्शन ज्यादा है, वर्क फंक्शन ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा, तो वो कैसी चार्ज होगी? बोलो भाई। नेगेटिव। वो नेगेटिव चार्ज होगी। अच्छा, यहां साथ साथ में एक टर्म और बताया था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार। तो जिसका इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, मतलब वो कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मान लो ए की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बी की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से ज्यादा है, इसका मतलब ए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होने वाला है। अच्छा, इसके साथ और क्या कंडीशन थी कि अगर फ्रिक्शन से बॉडीज को चार्ज करना है तो दोनों बॉडी में से कम एक बॉडी क्या होनी चाहिए थी? इंसुलेटर। दोनों में से कम एक बॉडी जो है वो इंसुलेटर होनी चाहिए थी। दोनों इंसुलेटर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दोनों ही कंडक्टर हो जाए तो फिर ये इस मेथड से चार्ज होने वाली नहीं है। दोनों में से एक इंसुलेटर होनी चाहिए थी। अरे क्या ये बताया था? ठीक है। इसके बाद सेकंड मेथड जो अपन ने पढ़ा था, सेकंड मेथड पढ़ा था बाय कॉन्टेक्ट। बाय कॉन्टेक्ट। बाय कॉन्टेक्ट में क्या था? पहले से ही अपने पास एक चार्ज बॉडी है और उससे उसकी हेल्प से कोई दूसरी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, पर यहां इससे अलग क्या क्या था? यहां तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ रहा था। क्या यहां पे सेम नेचर के चार्ज आते थे? अरे आते थे। यहां पे दोनों बॉडीज में सेम नेचर के चार्ज आ जाएंगे। जैसे ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पे भी फाइनली जब कांटेक्ट कर दोगे, दोनों को टच करा दोगे, तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। अच्छा, ये चार्ज का ट्रांसफर कब रुक जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में और इस बॉडी में सेम हो जाएगी। और इसी को एक और भाषा में बोला था कि जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्या सेम हो जाएगा? पोटेंशियल। जब दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। अच्छा, इस मेथड से बॉडी को चार्ज करने के लिए दोनों की दोनों बॉडीज को क्या होना जरूरी है? कंडक्टर। क्या होना जरूरी है? कंडक्टर। अरे क्लियर है? तीसरा मेथड जो चार्जिंग का पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने इंडक्शन। क्या पढ़ा था? इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता था? एक चार्ज बॉडी होती थी, उससे अपन दो चार्ज बॉडी क्रिएट करते थे। अरे क्लियर है? क्या ये चार्ज बॉडी इनके कांटेक्ट में लाते थे? इनके पास लाके रखते थे और इसकी हेल्प से ये दोनों बॉडी चार्ज क्रिएट करते थे। ये दोनों कैसे क्रिएट होती? तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट होता था। अरे क्लियर है? अच्छा, ये तीसरा मेथड। चौथा मेथड जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये था कि लाइट या रेडिएशन गिरा रहे हैं किसी मेटल प्लेट पे, ठीक है, तो उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो प्लेट कैसे चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कैसे चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से क्या हो रहा था कि एक मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट पे अपन रेडिएशन गिरा रहे हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अगला एक और मेथड पढ़ा था, वो मेथड पढ़ा था अपन ने फील्ड एमिशन। क्या पढ़ा था? फील्ड एमिशन। अबे मैं ही बोलता जा रहा हूं, तुम पढ़ के आए हो क्या? फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा कर दो और मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाएंगे। अरे क्लियर है? ठीक है, तो ये सारे के सारे मेथड पढ़े थे। अब आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन कूलम्स लॉ। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कूलम्स लॉ। अब सुनो, कूलम्स लॉ में देखो, इधर सुनो, अपन ने देखा था कि अगर मान लो दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस सेम नेचर के, चार्जेस कितने प्रकार के होते थे? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब प्रॉपर्टीज में अपन ने देखा था कि अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं, ठीक है, सेम नेचर के चार्जेस, मान लो ये Q1 और ये Q2, तो सेम नेचर के अगर चार्ज है तो ये आपस में क्या करते हैं? रिपेल। और अपोजिट नेचर के अगर चार्जेस हो, अपोजिट नेचर के अगर चार्जेस होंगे तो वो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल कर रहे हैं, जिस फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, वो फोर्स की वैल्यू कूलम्स लॉ बता रहा है। दो पॉइंट चार्जेस जिस फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, उस फोर्स की वैल्यू किससे पता पड़ रही है? कूलम्स लॉ से, ठीक है। ये अपोजिट नेचर के होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और सेम नेचर के होंगे तो ये रिपेल करेंगे। अब सुनो, मान लो ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये दोनों क्या है? पॉइंट चार्जेस। ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी r है। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी क्या है? r। इस चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q1। इस चार्ज की वैल्यू कितनी है? Q2। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कूलम्स लॉ से पता पड़ रहा है, और फोर्स की वैल्यू होती है K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये सबको पता है? दो पॉइंट चार्जेस, ध्यान सुनना, दो पॉइंट चार्जेस जो r दूरी पे रखे हुए हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो फोर्स ये लगेगा K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। जहां पे K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K जो है उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। अब देखो इधर सुनो, K की वैल्यू अगर न्यूमेरिकली लिखो तो वो हो जाएगी 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9। अच्छा, K की यूनिट वगैरह देखनी हो तो देखो, फोर्स की यूनिट क्या? बोलो भाई, न्यूटन। ये दूरी है, दूरी का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, तो इधर गया तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चार्ज की ऐसा यूनिट लास्ट क्लास बताई थी, कूलम, तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो ये जो K है, ये K है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, इतनी वैल्यू, ठीक है। K को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और K को ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी मतलब विद्युतशीलता, तो फ्री स्पेस मतलब निर्वात, वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम की परमिटिविटी या फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ये एप्सिलॉन नॉट है। अरे क्लियर है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद रखोगे, 8.85 × 10 की पावर -12। कितनी होती है? 8.85 × 10 की पावर -12। ये तो सब 12वीं पास हो, थोड़ा बहुत पता होगा। अब सुनो, जो काम की चीजें आप ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट सुनते चलो। पहली चीज, ये जो फोर्स है, ये फोर्स है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। किसके बीच में? पॉइंट चार्जेस। पहली बात, ये जो फोर्स की वैल्यू है, ये फोर्स की वैल्यू पॉइंट चार्जेस के बीच में है। अब पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? ध्यान से सुनो इसको, पॉइंट चार्ज क्या होते हैं देखना। मान लो ये दो पेन है, इस पेन की लंबाई मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर। इस पेन की लंबाई क्या मान लेता? 10 सेंटीमीटर। ये दूसरा पेन है, इसकी लंबाई मान लेता हूं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर का पेन, ये 15 सेंटीमीटर का पेन, इन दोनों को चार्ज कर रखा है। इस पे भी कुछ चार्ज दे रखा है, इस पे भी कुछ चार्ज दे रखा है, और इन दोनों पेनों को मैंने ऐसे लाकर रख दिया, और इनके बीच की जो दूरी है, ये यहां से लेके यहां तक की ये दूरी जो है, ये दूरी मान लो 20 सेंटीमीटर। तो यहां एक मिनट देखना, क्या बोला मैं? दो पेन है,
हाँ जी, इस पेन की लंबाई मैंने बोली थी 10 सेंटीमीटर, इस पेन की लंबाई बोली थी 15 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में जो ये दूरी है, ये दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, और ये दोनों के दोनों पेन जो है वो चार्ज्ड है। अब सुनो, दोनों पेन के बीच की दूरी क्या इस दूरी के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है? पेन की साइज के कंपैरिजन में क्या दोनों पेन के बीच की दूरी बहुत बड़ी है क्या? तो यहां पे ये दोनों पेन जो है ये पॉइंट चार्जेस नहीं मान सकते। पॉइंट चार्ज का मतलब हुआ उन चार्जेस के बीच की जो दूरी है वो दूरी इनकी खुद की साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। जैसे मान लो यही पेन, सुनना, ये पेन 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के पेन आपस में 20 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं, तो अब ये पॉइंट चार्जेस नहीं है। पर इन्हीं पेन को, सेम यही पेन मैं मान लो 1 किलोमीटर दूर ले जाऊं, कितने दूर ले जाऊं? 1 किलोमीटर। जब 1 किलोमीटर दूर ले जाओगे तो ये 10,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 10,000। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो सेंटीमीटर में 10,000 हो गया ना। सुनना, उस दूरी के कंपैरिजन में, उस दूरी के कंपैरिजन में क्या इनकी साइज छोटी है? जवाब दो भाई। मैंने क्या बोला? पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि चार्जेस खुद की डायमेंशन, खुद की साइज उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के कंपैरिजन में बहुत छोटी, तो पॉइंट चार्जेस है, नहीं तो पॉइंट चार्जेस नहीं है। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अरे समझ में आया क्या? तो कूलम्स लॉ, इधर सुनो, क्या यहां पे इन दोनों के बीच में फोर्स इस फॉर्मूले से निकाल पाओगे क्या? सीधा ये मत लिख देना के इसका चार्ज इनटू इसका चार्ज अपॉन 20 का स्क्वायर, नहीं, गलत है। मैंने क्या कहा? ये फॉर्मूला कब लगता है? दोनों चार्ज क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज क्या होता है? मैं बता दिया कि इनकी डायमेंशन इस दूरी के कंपैरिजन में छोटी होनी चाहिए। छोटी मतलब बहुत छोटी होनी चाहिए। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अब यही सुनना, यही पेन अगर मैं 1 किलोमीटर दूर ले जाऊं तो क्या ये फॉर्मूला लगा दूं? बोलो भाई, तब ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि तब ये पॉइंट चार्जेस बन जाएंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया? जैसे अभी ये बोतल जो है ये मेरे लिए पॉइंट मास नहीं है, ठीक है, इसकी डायमेंशन जो है वो इस दूरी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है। पर यही बोतल बहुत दूर ले जाऊं तो उस दूरी के कंपैरिजन में बोतल की साइज जो है बहुत छोटी। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अरे समझ में आया क्या? अच्छा, अब इधर देखें, अब इस फोर्स के बारे में कुछ कुछ पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट इधर सुनो, पहला पॉइंट कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमेशा दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। इसका मतलब इधर सुनो, ये एक चार्ज, ये एक चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज, इन दोनों को मिला दो तो जो भी फोर्स लगेगा वो इस लाइन के अलोंग ही लगेगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा? यानी ये इस पे जो लगा है, ये इस पे जो लगा है, वो फोर्स जो भी लगेगा वो इस लाइन के अलोंग ही लगेगा, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा फोर्स। दूसरा पॉइंट, फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा। इक्वल होने का मतलब ये जितना इस पे लगा रहा है उतना ही ये इस पे लगाएगा, और डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। क्या बोला? इधर सुने, ये Q1 ये Q2, ठीक है, दोनों पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है K Q1 Q2 बाय R²। किधर लगता है? तो उसके लिए 2 पॉइंट लिखें। क्या? कि जो भी फोर्स लगेगा वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में तो, और डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। इसका मतलब Q1 ने Q2 पे फोर्स इधर लगाया तो Q2 भी Q1 पे फोर्स इधर लगाएगा, उतना का उतना ही। क्या बोला? पल्ले पड़ा? क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए? क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए? अब कूलम्स लॉ के बारे में कुछ कुछ पॉइंट और हैं इधर दोनों। पहला पॉइंट समझ में आ रहा होगा, कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? बोलो भाई। पॉइंट चार्ज। कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अच्छा इधर सुनो, मैं पूछूं इस पे फोर्स कितना लग रहा है? जल्दी बताओ, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? K Q1 Q2 बाय R²। कौन लगा रहा है? Q2। कौन लगा रहा है? Q2। इतना फोर्स लगा रहा है। अच्छा, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? K Q1 Q2 बाय R²। सेम ही तो फोर्स लगता है। कौन लगा रहा है इस पे? Q1। अब देखना, इस पे फोर्स अगर मान लो इधर लगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा।
इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना हो गया? बोलो भाई, 0। नेट फोर्स कितना हो गया? तो अगला पॉइंट यही लिखा है कि जो कूलम्स फोर्स जो है वो एक इंटरनल फोर्स है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, आपस में लगने वाला फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। अरे क्लियर है? जो कि हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। पेयर में मतलब इसके कारण इस पे और इसके कारण इस पे, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट फोर्स इस सिस्टम पे कितना बनेगा? 0। क्या बोला? पल्ले पड़ा? सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होगा। क्या Q1 पे फोर्स 0 है क्या? जवाब दो। क्या Q2 पे फोर्स 0 है? पर इस सिस्टम पे फोर्स कितना है? 0। तो अगर सिस्टम पे फोर्स 0 है तो थोड़ा सा 11वीं अगर आती हो, इधर सुनो, थोड़ी सी अगर 11वीं आती हो तो मैं बताता हूं। न्यूटन सेकंड लॉ सबको पता होगा। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इधर सुनो। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि सिस्टम पे लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सिस्टम पे लगने वाला फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब सुनो, मैंने कहा कि सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है? बोलो भाई, 0। नेट फोर्स 0 है। जो भी फोर्स है वो इंटरनल है और नेट फोर्स कितना है? 0। अगर नेट फोर्स 0, इसका मतलब यहां से क्या दिख रहा है कि डीपी 0 होना पड़ेगा। अरे ये टर्म 0 लिखा है, इसका मतलब ये 0, ये 0, इसका मतलब डीपी 0। अरे पल्ले पड़ रहा? इसका मतलब डीपी 0, डीपी 0 इसका मतलब पी कांस्टेंट। अरे डीपी तो क्या हुआ? चेंज इन पी। चेंज इन पी 0 है। चेंज इन पी क्या है? 0 है। इसका मतलब पी कांस्टेंट रहा होगा। अबे समझ में आया क्या? तो यहां से क्या पता पड़ा कि अगर सिस्टम पे फोर्स 0 है, इसका मतलब सिस्टम का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व रहने वाला है। सिस्टम का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। क्या पॉइंट समझ में आया? तो क्या ये पॉइंट समझ में आया? सेकंड पॉइंट पढ़ो। सेकंड पॉइंट यही लिखा है, पढ़ो आप खुद से पढ़ो। सेकंड पॉइंट पढ़ो। कूलम फोर्स जो है वो एक इंटरनल फोर्स है जो कि पेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और नेट फोर्स सिस्टम पे जो है वो 0 है। नेट फोर्स 0 है, इसलिए सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। जो मैं बोला वही लिखा है। कूलम्स लॉ जो है वो एक इंटरनल फोर्स है, पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए नेट फोर्स सिस्टम पे जो है वो 0 है। और नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब मोमेंटम क्या रहने वाला है? कंजर्व। क्या सेकंड पॉइंट समझ में आया? थर्ड पॉइंट अभी एक बार के लिए थर्ड पॉइंट छोड़ो, ठीक है। थर्ड पॉइंट छोड़ो, फोर्थ पॉइंट समझाता हूं। इधर देखो, इधर सुनो, फोर्थ पॉइंट समझाता। देखो, मान लो ये एक चार्ज Q है, ये दूसरा चार्ज, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। ये Q1 और Q2 है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा किधर? लगेगा किधर? दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। अब ध्यान से सुनना, इस पे फोर्स या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा। अब अगर ये सेम नेचर के हैं, ये दोनों अगर सेम नेचर के हैं तो फोर्स रिपल्सिव होगा, मतलब फोर्स इधर लगेगा। अरे क्लियर है? और इस पे फोर्स इधर लगेगा। इसको क्या लिख सकता हूं? ध्यान सुनो, इसको लिखो फोर्स ऑन, ये किस पे फोर्स? Q1 पे। तो फोर्स ऑन 1 किसके कारण? 2 के कारण। तो ये लिखा है, देखो ये क्या लिखा है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये लिखा है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। दूसरे के कारण जो पहले पे फोर्स लगा वो ये लिखा हूं। अरे पल्ले पड़ा? अच्छा, ये फोर्स बताओ, ये क्या लिखोगे? ये फोर्स किस पे लग रहा है? जवाब दो। तो इसको लिखोगे फोर्स ऑन 2 किसके कारण? 1 के कारण। तो ये ऐसे लिखोगे। पल्ले पड़ा? अब सुनना, दोनों जो फोर्स लग रहे हैं, ध्यान से देखो, दोनों जो फोर्स लग रहे हैं वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है। देखो, फोर्स जो है वो, पहली कंडीशन तो ये है कि फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली
लाइन के अलोंग लग रहा है, दूसरा इधर सुनो, एक तो ये कि जो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के है उसके अलोंग फोर्स लग रहा है, दूसरा ये कि फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की दूरी पे निर्भर कर रहा है, आर का फंक्शन है। देखो इन दोनों के बीच में दूरी मान लो आर है, तो फोर्स कितना होगा जल्दी बताओ, फोर्स कितना होगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मतलब फोर्स आर का फंक्शन है, फोर्स क्या है आर का फंक्शन। तो अगर ये कोई फोर्स सुनो, कोई फोर्स अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि फोर्स आर का फंक्शन हो, मतलब डिस्टेंस का फंक्शन हो, क्या हो डिस्टेंस का फंक्शन, दूसरा ये कि फोर्स जो है वो दोनों चार्जेस को या दोनों मासेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है, तो उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। क्या बोला मैं, दोनों कंडीशन बताओ क्या, फोर्स जो है वो सिर्फ किसका फंक्शन होना चाहिए आर का, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट फोर्स हो, ऐसा क्लियर है। और फोर्स जो लग रहा है वो दोनों पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है, तो वो फोर्स कैसा है सेंट्रल फोर्स, वो फोर्स कैसा है सेंट्रल फोर्स। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये एक मास m1 है, ये मास m2 है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में क्या लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कैसे लगता है वो भी थोड़ा बहुत पता होगा, क्लास 9th में जो पढ़ा होगा वही यूज कर रहा हूं, इधर सुनो। ग्रेविटेशन फोर्स जो लगता है वो लगता है दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, तो पहली कंडीशन ट्रू होगी, तो क्लियर है। और दूसरी जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा कितना Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, क्या सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो यानी ग्रेविटेशन फोर्स भी कैसा फोर्स है सेंट्रल, कैसा फोर्स है सेंट्रल। क्या बोला पल्ले पड़ा, क्या बोला पल्ले पड़ा। अच्छा इधर सुनो, ये फोर्स जो 1 पे लग रहा है 2 के कारण, जो 1 पे लग रहा है 2 के कारण वो फोर्स ये है, जो 2 पे लग रहा है 1 के कारण वो फोर्स ये है, दोनों के दोनों फोर्स देखो तो इसी लाइन से पास करेंगे, अरे दोनों के दोनों फोर्स जो वो इसी लाइन पे, इसका मतलब अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट चुन लूं, ध्यान सुनना, यहां कोई पॉइंट चुन लूं पॉइंट P, तो इसके बाद टॉर्क लिखूं, थोड़ा बहुत पता हो टॉर्क के बारे में, ठीक है। तो ये फोर्स सुनो, फोर्स अगर उसी पॉइंट से पास कर जाता है तो टॉर्क जीरो हो जाता है, टॉर्क कितना हो जाता है जीरो। तो इस फोर्स देखो, ये फोर्स को देखो तो फोर्स इसी पॉइंट से पास कर रहा है, अरे फोर्स वाली लाइन जो है ये इसी पॉइंट से पास कर रही है, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो। ये फोर्स को भी देखो तो ये फोर्स भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब इसका भी टॉर्क कितना हो जाएगा जीरो। क्या बोला पल्ले पड़ा, तो दोनों फोर्सेस का मिला के टॉर्क यहां पे जीरो है, इस पॉइंट के बाद टॉर्क कितना है जीरो। अब ये पढ़ो, फोर्थ पॉइंट पढ़ो, कुलम फोर्स जो है वो पहली चीज तो कैसा फोर्स है सेंट्रल फोर्स, क्यों है सेंट्रल फोर्स, वो दोनों कंडीशन बताया, अरे सेंट्रल फोर्स क्यों है वो कंडीशन बताया ना, ठीक है। और सेंट्रल फोर्स है इसलिए टॉर्क ऑन ईच पार्टिकल इज जीरो, क्योंकि फोर्स उसी पॉइंट से पास कर जा रहा है, ठीक है। तो टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये मैकेनिक्स का अभी नहीं आएगा समझ में तो जरूरत भी नहीं है, बस ऐसे लिखा हूं कि टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होने वाला है कंजर्व। जैसे सुनो सेकंड पॉइंट में क्या जीरो था, नेट फोर्स कितना था, बोलो भाई जीरो, नेट फोर्स जीरो था तो क्या कंजर्व था लीनियर मोमेंटम, नेट फोर्स जीरो होता है तो क्या कंजर्व होता है लीनियर मोमेंटम, ऐसे नेट टॉर्क जीरो होता है तो क्या कंजर्व होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला पल्ले पड़ा, नेट फोर्स जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, यही पॉइंट लिखे हैं यहां पे दोनों, सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट सिर्फ इतने लिखे हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि नेट फोर्स जीरो है इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, फोर्थ पॉइंट लिखा है कि नेट टॉर्क जीरो है इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। क्या बोला पल्ले पड़ा, ठीक है आगे चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट को समझते हैं, इधर देखो थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इधर सुनो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये क्या है प्रिंसिपल, मान लो खूब सारे चार्जेस हैं, ये Q0, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4 एंड सोन,
ऐसे खूब सारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। ये दूरी, इधर सुनो, ये दूरी मान लेता हूं R1, ये दूरी क्या मान लेता हूं R1, ये दूरी मान लेता हूं R2, ये दूरी मान लेता हूं R3 एंड सोन R4। मैं बोलूं Q0 पे फोर्स Q1 की वजह से, Q0 पे फोर्स Q1 की वजह से क्या लिखोगे, K Q0 Q1 बाय R1 स्क्वायर, सही है। मैं बोलूं Q0 पे फोर्स Q2 के कारण, K Q0 Q2 बाय R2 स्क्वायर, सही है। Q0 पे फोर्स Q3 के कारण, K Q0 Q3 बाय R3 स्क्वायर। अब सुनना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अभी मैंने समझा दिया। देखो क्या हो गया, मैंने कहा कि अगर खूब सारे चार्ज पार्टिकल मौजूद हो, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसी तीसरे चार्ज के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर सुनो, मान लो यही दो चार्ज होते तो इनके बीच में फोर्स कितना लगता, K Q0 Q1 बाय R1 स्क्वायर, क्या यही लगता। मैं कह रहा हूं ये दूसरा चार्ज लाके यहां रख दिया, क्या इसके लाके रखने से इनका फोर्स चेंज हो गया। बस ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इतना ही है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो किसी तीसरे के आने या जाने से चेंज होने वाला नहीं है। क्या बोला, पल्ले पड़ा। तो इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब क्या निकला कि इस पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो सबकी वजह से जोड़ दो, वो निकल जाएगा, क्योंकि तीसरे के चार्ज के आने या जाने से उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो तो चेंज हो ही नहीं रहा। अरे इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उनके बीच में वही लगेगा, भले ये हो चाहे नहीं हो। पल्ले पड़ा क्या। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इतना ही कहता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसी तीसरे के होने या ना होने से चेंज होने वाला नहीं है, उनके बीच में वही फोर्स लगेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया। इसका मतलब अगर मैं देखना, इधर सुनो, नेट फोर्स ऑन Q0, नेट फोर्स ऑन Q0, इस पे टोटल फोर्स लिख रहा हूं, तो फोर्स क्या लिखोगे जल्दी बताओ। इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण। ये डायरेक्टली जोड़ क्यों पा रहा हूं, ये जोड़ इसलिए ही पा रहा हूं क्योंकि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो इसके, ये चाहे हो चाहे नहीं हो उस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, वो तो वही का वही रहेगा। क्या पॉइंट समझ में आया। बताओ इनके बीच का फोर्स क्या लिखोगे, फोर्स ऑन, हाँ इधर सुनो, अरे इधर देखो क्या बोल रहा था, हाँ Q0 पे फोर्स Q1 के कारण क्या लिखोगे, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, और यही लिखोगे। नेट फोर्स निकालना इस पे, तो इसके कारण तो लिख दिया, इसके कारण लिखो फोर्स ऑन 0 मतलब उस चार्ज के ऊपर, ड्यू टू 2, क्या यही लिखोगे। ऐसे ही फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3, नेट फोर्स निकालना तो इन सारे फोर्सेस को जोड़ दोगे, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए जोड़ पा रहा हूं क्योंकि इन दोनों का फोर्स जो है वो यही रहने वाला है, चाहे ये हो चाहे नहीं हो। क्या बोला, पल्ले पड़ा। कितनों को ये समझ में आया, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते, जल्दी से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये छाप लें आप, फिर जल्दी जल्दी से बस क्वेश्चन करने हैं, कूलम्स लॉ खत्म करना है, फटाफट फटाफट। ये सामने जो डायग्राम दिखा रखा है, दो रोड 10 पे और 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है, ये पॉइंट चार्जेस है कि नहीं है, बोलो भाई। ये पॉइंट चार्जेस कब बन जाएंगे, जब इन दोनों के बीच की दूरी जो कि अभी 20 है
वो बहुत बड़ी हो जाएगी इनकी साइज से, तो वो पॉइंट चार्जेस बन जाएंगे, तब कूलम्स लॉ लगा पाएंगे। इक्वल इन मैग्नीट्यूड लिख रखा है, देखो वो इंपॉर्टेंट है, बंदे ज्यादातर तो वहीं गलती करते हैं। इधर सुना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो एक चार्ज है 2 कूलम और दूसरा चार्ज है 4 कूलम, एक चार्ज है 2 कूलम, दूसरा चार्ज है 4 कूलम, तो कौन से पे फोर्स ज्यादा लगेगा, बोलो भाई, बड़े वाले पे ज्यादा चार्ज लगेगा क्या, बराबर, जो 2 कूलम चार्ज पे 4 पे लगा रहा होगा वही 4 कूलम 2 पे लगा रहा होगा। चार्ज बड़ा छोटा होने से ऐसा नहीं है कि उस पर फोर्स ज्यादा या कम हो जाएगा, फोर्स दोनों पे बराबर होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। चलो इधर देखें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सब होमवर्क दूंगा, जल्दी जल्दी देखो इधर। पहला क्वेश्चन, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट ए, जो चार्ज ए पे रखे हुए हैं उन पे नेट फोर्स बताना है, ठीक है। अब सुनो, यहां पे ये चार्ज ए पे 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, बी पे 4 कूलम चार्ज रखा हुआ है, सी पे 6 कूलम चार्ज रखा हुआ है। अभी अपन ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ा कि अगर इस पे नेट फोर्स निकालना है तो इसकी वजह से जो लग रहा है उसमें इसकी वजह से जो लग रहा है वो दोनों जोड़ दूं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो इस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो बताओ इसकी वजह से फोर्स ऑन ए, सुनना, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, जल्दी बताओ कितना आएगा। ए पे फोर्स बी के कारण कितना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर मतलब 1, कितने फोर्स लगेगा, किधर की तरफ लगेगा फोर्स, ये दोनों सेम नेचर के हैं, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या फोर्स रिपल्सिव इधर की तरफ लगेगा, फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा ए पे बी के कारण, ठीक है, फोर्स उधर लग रहा होगा ए पे बी के कारण, इतना। तो यानी इस फोर्स वेक्टर को लिखना चाहूं तो देखो ये तो लिखा मैग्नीट्यूड, ये तो क्या लिखा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप। अरे ये समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ए पे फोर्स सी के कारण, ए पे फोर्स सी के कारण, ये भी दोनों सेम नेचर के हैं, तो फोर्स रिपल्सिव होगा, उधर की तरफ होगा, कितना होगा, देखो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, मैग्नीट्यूड बताओ कितना, के Q1 Q2 मतलब 12 बाय आर स्क्वायर मतलब 4, क्या बोला पल्ले पड़ा, आर की वैल्यू 2 है ना, तो स्क्वायर करोगे 4 हो गया। डायरेक्शन माइनस आई कैप। अब इन दोनों फोर्स को जोड़ना है, तो देखो दोनों के दोनों फोर्स इधर ही लग रहे हैं, क्या डायरेक्टली जोड़ दूं, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको डायरेक्टली जोड़ सकते थे, तो ये डायरेक्टली जोड़ोगे तो ये बन गया -8 के -3 के, क्या आ गया, फोर्स ऑन ए जो आ गया, नेट फोर्स ऑन ए वो आ गया -11 के आई कैप, 11 के आई कैप। क्या पहला पार्ट समझ में आया, दूसरा तीसरा होमवर्क है, ठीक है। चौथा यहां पे खुद करो, चौथा यहां पे खुद करो। चौथा पार्ट कह रहा है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बी पे नेट फोर्स बताओ, इस क्वेश्चन में बी पे नेट फोर्स बताओ, चौथा खुद करो जल्दी से। यहां पे ये होमवर्क, ये होमवर्क, ठीक है। चौथा पार्ट कह रहा है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में बी पे नेट फोर्स बताओ, ऊपर वाले क्वेश्चन में बी पे नेट फोर्स बताओ, जल्दी फटाक से। हाँ जी,
बी पे नेट फोर्स, इधर सुनो, बी पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक ए लगाएगा और एक सी लगाएगा। अरे क्लियर है? बताओ ए पे, सॉरी ए के कारण, ए के कारण बी पे फोर्स किधर होगा, पहले किधर पूछो जल्दी से। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स रिपल्सिव मतलब इधर की तरफ होगा। अरे होगा, कितना होगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कितना आ गया, 2K। ठीक है, अच्छा बी पे फोर्स सी के कारण, बी पे फोर्स सी के कारण, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। और फोर्स अट्रैक्टिव होगा मतलब बी पे फोर्स सी के कारण भी फोर्स इधर लगा, कितना लगा, 5K। अरे इतना ही लगेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जोड़ना है, इसमें नेट फोर्स निकालना मतलब इन दोनों फोर्सेस को जोड़ दूं तो ये दिख रहा है दोनों पैरेलल हैं, तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, डायरेक्टली जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7K। ये आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन भी लिखनी तो आई कैप। क्या ये समझ में आया? अरे क्या ये समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। अगला इधर देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, दो आइडेंटिकल चार्जेस, दो आइडेंटिकल चार्जेस मतलब दो एक जैसे चार्जेस, ठीक है, एक दूसरे पे फोर्स F लगा रहे, दो एक जैसे चार्जेस फोर्स कितना लगा रहे हैं आपस में, F। अगर हाफ ऑफ द चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, कह रहा है कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे आधा चार्ज ट्रांसफर कर दिया, तो बताना है कि अब उनके भी, और दूरी जो है वो भी आधी कर दी, तो बताना है फोर्स कितना हो गया। ध्यान सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है, खुद से ही करोगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो सेम चार्जेस, ये मान लो Q और Q, इनके बीच में दूरी R, तो कह रहा है इनके बीच में फोर्स F लग रहा है, इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F। अब क्या करा, अब क्या करा, ये कह रहा है इसका आधा चार्ज इसको ट्रांसफर कर दिया, इसका आधा चार्ज इसको ट्रांसफर कर दिया। अब देखो इस पे चार्ज कितना था, जवाब दो, आधा ट्रांसफर कर दोगे तो यहां कितना बचेगा, Q/2, और यहां कितना हो जाएगा, 3Q/2। क्या ये समझ में आया? जब Q/2 इधर ट्रांसफर कर दोगे, इधर Q/2 बचेगा, इधर 3Q/2 हो गया। और कह रहा है ये जो दोनों के बीच में दूरी है वो भी आधी कर दी, दोनों के बीच में जो दूरी है वो भी आधी कर दी। तो अब बताना है कि ये फोर्स कितना लग रहा होगा, जल्दी बताओ फटाक से, बताओ फटाफट से, फोर्स कितना लग रहा होगा। अरे बहुत सिंपल सवाल है भाई, जल्दी बताओ। यहाँ पे F की वैल्यू कितनी आएगी, F की वैल्यू देखो, KQ²/R², ये F है। यहां का बताना है फोर्स कितना होगा, F डैश बताना है, जल्दी बताओ। K Q1 Q2 3/4Q² बाय R², मतलब R²/4 गया होगा, ये गया 3KQ²/R² आ गया। क्या आ गया आंसर, 3F। क्या ये पल्ले पड़ा? अरे ये समझ में आया क्या? आंसर आ गया 3F, मतलब डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते। चलो ये क्वेश्चन करो, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन खुद से करेंगे। इधर देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज Q को डिवाइड कर रहे हो दो पार्टिकल में, चार्ज Q है, उस चार्ज Q को डिवाइड करा दो पार्टिकल में जिनके बीच में दूरी d है। ठीक है, इस तरह डिवाइड करा है ताकि उन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो फोर्स मैक्सिमम हो जाए, उन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए। तो बताना है मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, करो खुद से। Q को डिवाइड करके दो जगह रख दिया d दूरी पे, Q को डिवाइड करके दो जगह रख दिया d दूरी पे, बताना है कि फोर्स मैक्सिमम कितना लग रहा होगा। अब डिवाइड में ये नहीं बोला है कि इक्वली डिवाइड किए कि कैसे डिवाइड करें, ये नहीं पता है, उसने बोला Q को डिवाइड करके रख दिए, फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए।
वेक्टर की शीट जिस टाइम डिस्कस कराई थी उस टाइम एक कंसेप्ट आया था बीच में, वो यहां यूज होगा। वेक्टर की शीट डिस्कस कराई थी तो एक कॉन्सेप्ट आया था बीच में, वो यूज आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन उठाया मैंने डायरेक्टली। इधर देखो, ये क्वेश्चन क्या रहा कि एक चार्ज है क्यू, ध्यान से सुनो, ये एक चार्ज है क्यू, इस क्यू को डिवाइड करके यहां पे पटक दिया, ठीक है, कितनी दूरी पे? तो डी दूरी पे। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि इस क्यू को डिवाइड करा और यहां पटक दिया। कैसे डिवाइड करा नहीं पता, तो मान लो यहां पे स्मॉल क्यू पटका, तो यहां कितना पटका? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अरे बोलो भाई, अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब ये बोल रहे हैं इनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स मैक्सिमम हो जाए। सुनना, फोर्स होगा कितना? फोर्स होगा कितना? के क्यू क्यू माइनस क्यू बाय डी स्क्वायर। अब ये चीज मैक्सिमम चाहिए, ये चीज मैक्सिमम चाहिए। क्या के चेंज होगा? क्या डी चेंज होगा? क्या चेंज कर सकते हो? स्मॉल क्यू। अरे ये इधर कितना रख रहा हूं और इधर कितना रख रहा हूं वो चेंज कर सकता हूं। क्या बोला, पल्ले पड़ा? यानी जब ये चीज मैक्सिमम होगी, यानी जब ये चीज मैक्सिमम होगी तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। और ये वेक्टर की डिस्कशन के टाइम आया था कि दो चीजों का मल्टीपल मैक्सिमम तभी होता है जब वो दोनों बराबर हो। अरे ये पढ़ाया था वेक्टर के डिस्कशन के टाइम, यह आया था कि अगर मान लो ए और बी का सम कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना, ए और बी का सम कांस्टेंट है, तो ए और बी का मल्टीपल जो है वो मैक्सिमम तभी होगा जब ए और बी दोनों बराबर हो। फंडा समझाया था। अब सुनना, ये मैक्सिमम होना है, इसका मतलब ये मैक्सिमम हो जाए। ये मैक्सिमम कब होगा? तो देखो इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है? Q, जो कि कांस्टेंट है। पल्ले पड़ रहा? तो सम कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई मैक्सिमम तभी होगा जब ये दोनों क्या हो जाए? बराबर। बराबर हो जाए इसका मतलब ये भी Q/2 और ये भी कितना हो? Q/2। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि दो चीजों का सम अगर कांस्टेंट है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई तभी मैक्सिमम होता है जब वो दोनों चीजें बराबर हो। कितनों को समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, अगर ये समझ में आया तो यहां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो k ये बन गया Q/2, ये भी बन गया Q/2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? k क्यू स्क्वायर बाय 4d स्क्वायर। अब यहां देखो ऑप्शन में उसने k वे कुछ नहीं दिया, एप्सिलॉन नॉट के टर्म में दिया, तो k को क्या रख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k को क्या रख सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4d स्क्वायर के, सॉरी k तो हट गया, क्यू स्क्वायर। क्या ये पल्ले पड़ा? ये आंसर आ जाना चाहिए। कितना हो गया? क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते। इधर सुने, ये क्वेश्चन क्या कह रहा कि तीसरा चार्ज कहां रखूं ताकि उस पर नेट फोर्स 0। इधर सुनो, यहां कितने चार्ज रखे हुए हैं? जवाब दो। दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक क्यू और एक 4q। बोल रहा तीसरा चार्ज कहां रखूं ताकि उस पर नेट फोर्स 0। ध्यान सुनना, एक मैं कराऊंगा, एक होमवर्क लेना, या दोनों ही कर लेंगे। चलो रुको, इधर सुनो, तीसरा चार्ज कहां रखूं ताकि उस पर नेट फोर्स 0। तो ये दोनों तो फिक्स्ड है, ये दोनों तो फिक्स्ड है, q और 4q फिक्स्ड है। तीसरा चार्ज कहां रखूं? मान लो यहां रखा तीसरा चार्ज, मान लो तीसरा चार्ज यहां रखा, तो बताओ इसकी वजह से फोर्स किधर? बोलो भाई, इसकी वजह से फोर्स किधर? राइट में। इसकी वजह से फोर्स किधर? क्या नेट फोर्स 0 हो सकता है? अगर मान लो ये माइनस होता तो इसकी वजह से फोर्स किधर? यार ये तो बताओ, लेफ्ट में, हाँ कि ना? और इसकी वजह से फोर्स लेफ्ट में, तो भी नेट फोर्स 0 होने वाला। इसका मतलब यहां चार्ज रख दो, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, यहां तो फोर्स 0 होने वाला नहीं है।
क्योंकि दोनों फोर्स या तो इधर लगेंगे या इधर लगेंगे। अच्छा, अब यहां 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 कहीं पे भी रखो, दोनों फोर्स इधर या इधर है, क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है? इधर तो नेट फोर्स जीरो होने वाला। अच्छा यहां रख देते, यहां रख देते, देखना इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से फोर्स ऐसे और ऐसे ही लगेगा, इसकी वजह से फोर्स ऐसे, क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है? नहीं, नेट फोर्स इधर आएगा। क्या समझ में आया? तो यहां पे भी कहीं रखोगे, यहां कहीं पे भी रखोगे, दोनों फोर्स आड़े टेढ़े मेढ़े होंगे, उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। दो फोर्स का रिजल्टेंट कब जीरो हो सकता है? दो फोर्स है ये, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कब जीरो हो सकता है? दोनों अपोजिट हो, किसी एंगल पे होने से रिजल्टेंट कभी भी जीरो होने वाला, दोनों अपोजिट होने चाहिए तो ही रिजल्टेंट जीरो होगा। इसका मतलब यहां कहीं पे भी फोर्स जीरो नहीं होगा। अच्छा यहां देखते हैं, इसकी वजह से फोर्स ऐसे और इसकी वजह से फोर्स ऐसे, यहां जीरो हो पाएगा क्या? यहां पे भी जीरो नहीं हो पाएगा। अब बची दो ही जगह, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इसकी वजह से फोर्स, जवाब दो, लेफ्ट में, हाँ कि ना? इसकी वजह से फोर्स, यहां पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्या ये समझ में आया? तो मतलब एक ही जगह बची है, वो है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के, अब सुनना, इन दोनों के बीच में मान लो यहां रख दो, इसकी वजह से फोर्स, किधर पूछ रहा हूं, बस इतना बताओ, इसकी वजह से फोर्स राइट में, इसकी वजह से फोर्स, क्या नेट जीरो हो सकता है? तो ये एक ही पोजीशन है जहां नेट फोर्स जीरो पॉसिबल है, ना इधर पॉसिबल है, ना इधर पॉसिबल है, ना ऊपर पॉसिबल है, ना नीचे पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होने के लिए थर्ड चार्ज जो है वो इन दोनों के बीच में लाके रखना पड़ेगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अब इधर देखें, थर्ड चार्ज कहां लाके रखूं, कहां रखूं, तो ये पता पड़ गया बीच में। बीच में कितनी दूरी पे? तो मान लो यहां से x दूरी पे, यहां से कितनी दूरी पे? x, तो ये दूरी कितनी होगी? r माइनस एक्स। नेट फोर्स जीरो होना है, नेट फोर्स जीरो होना मतलब इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कैंसिल आउट होने चाहिए। इसकी वजह से इस पे फोर्स, मान लो ये चार्ज स्मॉल क्यू है, ये चार्ज स्मॉल क्यू है, जल्दी बताओ फोर्स कितना आएगा? के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना? या जवाब दो रे। इसकी वजह से इस पे फोर्स के क्यू 4q बाय आर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट होने चाहिए, इसका मतलब ये बराबर हो जाए। के उड़ गया, क्यू क्यू उड़ गया। अब ध्यान से सुनना, क्यू क्यू उड़ गया, इसका मतलब यहां चाहे क्यू रखता, चाहे 10 क्यू रखता, चाहे 50 क्यू रखता, चाहे 100 क्यू रखता, वो हमेशा यहां से कटेगा। इस समझ में आया? अच्छा, ये क्यू भी उड़ गया, बचा कितना देखना, ये इधर बचा r माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये पल्ले पड़ा ना, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों तरफ रूट ले लूं, दोनों तरफ क्या ले लूं? रूट। रूट लूंगा तो ये बन गया r माइनस एक्स, इधर रूट लूंगा तो बन जाएगा 2x। ये समझ में आया? x निकालना, जल्दी बताओ, ये x इधर लाऊंगा, क्या x की वैल्यू r/3 आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई? यानी यहां से छोटे वाले से r/3 दूरी पे, इसका मतलब बड़े वाले से 2r/3 दूरी पे, तो पल्ले पड़ा। अब सुनो, इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला? पहली चीज तो इधर सुनो, दोनों चार्जेस के बीच में कहीं रखा है तो नेट फोर्स जीरो आया, और नेट फोर्स जो जीरो आ रहा है वो इस चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि कितना रख रहे हो। क्या इस पे डिपेंड कर रहा है क्या? तीसरा चार्ज कितना रख रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, कहां रख रहे हो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। कितने पे रखना है? बोलो भाई, r/3 पे। कितने पे रखना है? r/3। सेम क्वेश्चन ये करो एक बार ट्राई, q और -9q है, पूछा कि थर्ड चार्ज कहां रखूं ताकि नेट फोर्स जीरो, थर्ड चार्ज कहां रखूं ताकि नेट फोर्स जीरो, करो खुद से ट्राई।
पहले तो ये इधर देखो कि कहां रखूं। चलो टाइम हो गया, वैसे होमवर्क ले लेना, इसको होमवर्क ले लेना, यहां से छापो एक बार। यहां से छापो फटाफट फटाफट।